नमस्कार, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, स्वागत है आपका 5 बीकॉम का सेमेस्टर नंबर 1 में। और फिलहाल हम देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 1 में जान लिया। जहां पे डबल एंट्री सिस्टम का यूज नहीं किया जाता, डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट नहीं देखे जाते, ऐसा सिस्टम होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और इसको दूसरा एक नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम से बेहतर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नाम है, क्योंकि ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है, इसमें किसी कुछ एंट्रीज ऐसे हैं जिसके दो इफेक्ट दिए जाते हैं, मतलब डबल एंट्री हो रही है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसका एक ही इफेक्ट दिया जा रहा है, मतलब सिंगल एंट्री हो रही है। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसका इफेक्ट ही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये नो एंट्री हो रही है। तो डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, नो एंट्री का कॉम्बो, तो इसके लिए हम बेहतर इसको नाम यूज करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों, आपने कभी सुडोकू ऐसा गेम खेला है? सुडोकू सुना है क्या कभी? सुना तो है, बच्चे बोल रहे सुना तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा बहुत सारे बच्चों को। ओके, तो सुडोकू के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। सर काय मजाक करता है, अपना टॉपिक शुरू करा, गेम खेलता। नहीं नहीं नहीं, गेम से कुछ आपको याद दिलाना है। तो देखो, याद आया सुडोकू? ऐसा वाला गेम है, कभी ना कभी तो खेले होगे। अब ये सुडोकू, अगर ये गेम सॉल्व, फॉर एग्जांपल हमें गेम सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 बॉक्सेस है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे बॉक्सेस है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करो 6 पार्ट में, 9 9 9 के ऐसे कॉम्बिनेशन में है ये सब, ठीक है? वो भी 9 into 9 है ना। हाँ, 3 3 3, मतलब ये ऐसे 9 अलग अलग सेक्शन है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है? मिसिंग फिगर फाइंड करना है, बराबर ना। ये लाइन में 1 to 9 होना चाहिए, ऐसे भी 1 to 9 होना चाहिए, ऐसे भी 1 to 9 होना चाहिए, बॉक्स में भी 1 to 9 होना चाहिए। ऐसा कुछ तो भी गेम है ये सुडोकू, बराबर। जो कभी खेले होगे, एक आधी लेवल पार भी कर ली होगी और उसके बाद छोड़ भी दिया होगा, ऐसा एज्यूम करता हूं मैं। तो दोस्तों, ये जो सुडोकू गेम है, इसमें एक्जेक्टली हमने क्या सीखा कि कुछ चीजें दी होती है और कुछ चीजें ढूंढनी होती है, ठीक है। अभी अभी मैंने गेम आपके सामने स्क्रीन पे लाया था, तो हमने देखा कि वहां पे कुछ फिगर्स गिवन थी और कुछ फिगर्स मिसिंग थी, और वो मिसिंग फिगर्स हमें फाइंड करनी थी। मान लो स्टेज 1 में जीत गया, सुडोकू गेम खेल रहा था, स्टेज 1 जीत गया, तो स्टेज 2 में भी सुडोकू ही रहेगा, तो सेम होगा ना गेम, तो वही नंबर आएंगे। नहीं, नंबर अलग रहेंगे, नंबर अलग रहेंगे, लेकिन उसी जगह पे रहेंगे, जगह भी बदल जाएंगे। ओके, मतलब जैसे आप बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, आप जो बोल रहे हो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही स्टेज 1 पार कर लिया, तो स्टेज 2 में जाने के बाद नंबर्स भी बदल गए, प्लेस भी बदल गया, पूरा गेम ही सफल हो गया। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, कुछ चीजें दी है, कुछ चीजें ढूंढनी है। तो एग्जैक्टली यही सुडोकू का गेम हमारे साथ खेला जाने वाला इस टॉपिक में, जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इन। अभी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, इसमें दोस्तों मैंने जैसे आपको कमिटमेंट किया था कि इसमें थ्योरी है वैसे तो, लेकिन क्योंकि आपको ज्यादा पसंद है सिर्फ सॉल्विंग करना, तो इसलिए हमने एक ही लेक्चर में फटाफट से थ्योरी कवर कर ली, और आज हम सॉल्विंग करने वाले, क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, सर आप अच्छे से करा दो ये टॉपिक, इसमें सर ये आने वाला है एग्जाम में, हमें बोला हुआ है टीचर ने, सर कंपलसरी आता है वगैरह वगैरह, सब ठीक है। लेकिन दोस्तों, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। क्यों? सुडोकू का कोई गारंटी है? सुडोकू अगर खेलते हुए 10 स्टेजेस मैंने क्रॉस कर लिए, 11 स्टेज में क्रॉस कर सकता हूं, उसका कोई गारंटी है? नहीं। गेम तो सेम है, लेकिन जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो बदल रही है, प्लेस भी बदल रही है। वैसे ही कुछ इसमें होने वाला है। हर क्वेश्चन में कुछ नया है, हर क्वेश्चन में कुछ दिया है, कुछ ढूंढना है, कुछ दिया है, कुछ ढूंढना है। बस इसमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप 11th अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़े हो आपके चेहरों ने बहुत कुछ बयां कर दिया, बट फिलहाल मैं कंसिडर करता हूँ, दूसरा ऑप्शन नहीं मेरे पास, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि आप 11th का अकाउंट सीखे हो अच्छे से। और बाकी तो मैं यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लियर करवाने ही वाला हूँ। तो दोस्तों, बेसिक ऑफ अकाउंट्स, जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है। तो पूरे टॉपिक में कूट कूट के भरा हुआ है। देखा जाए तो टॉपिक में सब कुछ नया है, और देखो तो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सीख चुके हैं। उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका नया है, ठीक है। तो बहुत तारीफ हो गई टॉपिक के बारे में, हम टॉपिक देख के लेते नेमकं आहे तरी काय एवढं, की सुडोकू बिडोकू सगळं पहिला आता याच्यात आहे काय। तो दोस्तों देखते हैं, चलो आज का सेशन डिटेल में। और हाँ, आज हम
क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आप भी मेरे साथ सॉल्व करने वाले हो। सर इसका फॉर्मेट कैसा है, क्या क्या ड्रॉ करें क्या ना ड्रॉ करें, नहीं बताएगा हमें, क्वेश्चन पढ़ के हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इसका फॉर्मेट भी फिक्स है, ये भी एक लफड़ा है। अभी पिसमिल का क्वेश्चन हमने किया ना सॉल्व चैप्टर नंबर 2 पिसमिल, लेकिन फॉर्मेट सेट था, पहले एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट बाद में, और उसके हिसाब से पेमेंट करते जाओ, तो ये पिसमिल होता है। लेकिन यहाँ पे पिसमिल जैसा फॉर्मेट यहाँ पे सेट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कौन से अकाउंट बनाए कौन से ना बनाए, और जो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं वो हिसाब से हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों लेट्स सी क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन आफ्टर एंजॉयिंग फ्यू सेकंड्स ऑफ म्यूजिक। यस, तो देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय अमित बजाज चोपड़ा हु कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये लाइन कांस्टेंट रहेगी बच्चों हर एक क्वेश्चन में। एक तो आपको ये ऐसा नाम दिया जाएगा तो सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट मेंटेन करते हैं, या फिर आपको दिया जाएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन, दोनों में से कुछ भी नाम आ जाए आपको अलर्ट रहना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सर तो फाइनल अकाउंट है, 11th में देखा था, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, यही अमित बजाज, वो छोटी चड्डी वाला, ये अमित बजाज। इसका दूसरा हमें सॉल्व करना है दोस्तों। 3 चीजें तो क्लियर हो गई, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो दे ही पूछा ही है तो ये तो करना ही करना है। लेकिन लेकिन किंतु परंतु तो इसके अलावा क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं। हमें क्या दिया है, कैश बुक। तो जितना हमें याद आ रहा है 11th में हमने इतना तो नहीं सर दिल से पढ़ा, लेकिन जितना याद आ रहा है फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन था उसमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, यहाँ पे तो कैश बुक है सर। अब क्या करें तो दोस्तों, ट्रायल बैलेंस अगर आपको दिया था, मतलब इसका मतलब समझ लो ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाया था आपने, मतलब आपको सब कुछ सर्व करके दिया है, बस खाने का काम आपका था। लेकिन किसके साथ क्या खाना है उतना सोचना पड़ रहा था, उतना भी इजी नहीं था ना। बहुत सारी चीजें दे दी, लेकिन किसके साथ क्या खाना है, कैसे कॉम्बिनेशन से खाना है उतना सोचना पड़ रहा था। अब आपके पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, तब रॉ मटेरियल से पहले खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद खाओ, ऐसी वाली बात है। ऑफ कोर्स खाता को जो भी है बचाते आना चाहिए, एट द एंड पहुंचना वहीं पे है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जो 11th में सीखे हैं, फाइनल अकाउंट सीखा है, पहुंचना वहीं पे है। लेकिन वो मंजिल पे पहुंचने के लिए अभी हमें डायरेक्ट रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक एक चीज ढूंढनी भी पड़ेगी। तो देखिए कैश बुक दिया है, तो दोस्तों कैश बुक, कैश अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट होता है, कैश बुक कौन सा टाइप का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोस्तों शुरुआत हो गई 11th के कंसेप्ट की, फिर ये अपनी स्टार्टिंग में ही लग रही है, देखते आगे क्या होता है। तो ये कैश बुक है, देखो यहाँ पे हेडिंग भी दिया है, रिसिप्ट और पेमेंट, मतलब बस ये पैसा आ रहा है और ये पैसा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या दिया है, समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की दी है 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 21, ये 2 सालों के दिए। तो दोस्तों ये 31 मार्च 2020 मतलब ये पिछले साल की है, और 31 मार्च 2021 मतलब ये करंट ईयर की है, क्योंकि देखो ना हमें बोला हुआ है वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर 31 मार्च 2021 को हमें सब कुछ बनाना है, तो ये इस डेट का है, और ये 31 मार्च 2020 मतलब ये लास्ट ईयर का है। यस, ईयर्स में कंफ्यूज मत होना, नोट्स में अपडेटेड ईयर्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टॉक इन हैंड कॉस्टिंग 18,000 ऑन 31 मार्च 2021 was valued at the invoice price of 90। तो दोस्तों स्टॉक इन हैंड 31 मार्च को स्टॉक इन हैंड है, तो कौन सा स्टॉक बोलते हैं हम, यस इट इज क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 21 लास्ट डेट है ना ये, तो लास्ट डेट का स्टॉक बोले तो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है।
क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट किसी को याद आ रहे हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट। नाइस दोस्तों, इसमें दो दो वैल्यू दे दिए, कॉस्ट भी दिया है और इनवॉइस प्राइस भी दिया है। कौन सा वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज लोअर। ओके, याद रखना छोटा अमाउंट, ज्यादा कुछ फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, जो छोटा अमाउंट है वही लेंगे। तो कॉस्ट 18,000, इनवॉइस प्राइस 19,000, तो 18,000 फाइनल। नेक्स्ट, मंथली सैलरी टू बी पेड फॉर द ईयर 2021 अमाउंटेड टू 250। सैलरी से रिलेटेड कुछ तो भी दिख रहा है, ऐसा करते हैं ये सॅलरी पे टिक कर देते हैं, ठीक आहे. टीका करायला अजिबात घाबरायचं नाही, मराठी माणसं आहे आपण, बिंदास टीका करायची. नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर, सॉरी फिक्सचर एंड प्लांट ना, ऊपर एक है फिक्सचर 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 फिक्सचर, हाँ ये मिला फिक्सचर, फिर हा प्लांट, बिंदास टीका करायचा. नेक्स्ट, प्रोवाइड अ रिजर्व ऑन बुक डेट्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. तो दोस्तों बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे रिजर्व का मतलब क्या? पैसे डूबने के चांसेस. बैड एंड डाउटफुल डेट्स मतलब पैसे डूब सकते, पैसे डूब सकते मतलब पैसे लेने होंगे, तो जो पैसे लेने उसी को हम डेटर बोलते हैं. तो डेटर्स पे याद होगा ना, दो एडजस्टमेंट आते थे, बैड डेट्स और आरडीडी वाला. ये आरडीडी, आरडीडी है, फुल फॉर्म दिया डरने की कोई बात नहीं. आरडीडी हमें देखने की आदत है, यहाँ पे रिजर्व फॉर बुक डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दे दिया, मीनिंग वही है आरडीडी. हाँ खत्म, इतना इस क्वेश्चन है, क्या डरते तुम लोग. दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? यस, सब बहुत याद आ रहा है, अच्छी बात है. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं. ओके, ओपनिंग स्टॉक, देखो स्टॉक तो हमें दिया हुआ है, हाँ ये रहा स्टॉक, देख रहे हो आप, ये दो दो स्टॉक है, ये सब क्लोजिंग डेट का है, तो ये ऑफकोर्स ओपनिंग डेट का है. दोस्तों पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो ऐसा कैसे? अरे भाई 31 मार्च को शटर बंद किया और 1 अप्रैल को खोला, वही चीजें रहेगी ना सब, प्रोवाइडेड चोरी वगैरह नहीं हुई तो. और 1 अप्रैल को अगर किसी ने अप्रैल फुल नहीं किया तो वही रहेगा सब कुछ. ओके, तो ऑफकोर्स ये 31 मार्च 2020 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग का ओपनिंग, तो ये करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस मतलब ये ओपनिंग स्टॉक बन गया. उसके बाद हमें परचेज सेल्स ये सब फाइंड करना पड़ता है. दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कैश बुक तो दिया है, कैश बुक से हमें ये समझ रहा है कि ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे परचेस दिख रहा है, यहाँ पे सेल्स दिख रहा है, बराबर. लेकिन ये तो सिर्फ कैश परचेस या कैश सेल है, लेकिन बिजनेस में सिर्फ कैश परचेस और कैश सेल से काम नहीं होता, क्यों नहीं होता? उनकी मर्जी, उनको अगर कैश में सेल करना होता तो होगा तो करेंगे. दोस्तों अगर मेरी कोई दिक्कत नहीं अगर वो कैश में सेल करना चाहे. जब मैंने नाम देखा कि इसमें डेटर्स भी दिया है, डेटर्स मतलब क्या? कस्टमर जिनसे पैसे ले रहे हैं, मतलब ऐसे कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट पे माल सेल किया है, क्रेडिट पे गुड सेल किए है, इसी का मतलब ये क्रेडिट पे सेल तो करते ही होंगे. अगर डीमार्ट का एग्जांपल लो, डीमार्ट के डेटर्स कितने हैं? 0. डीमार्ट ने कभी किसी को उधार दिया है? कैश काउंटर है ना, पैसा रख माल लेके जा, खत्म किस्सा. अगर वहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ही नहीं तो डेटर आएंगे ही नहीं. अगर यहाँ पे डेटर दिए है मतलब क्रेडिट सेल तो पक्का होगा. क्रेडिट सेल मतलब उधारी वाला सेल. और जैसे कि हम देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर्स भी नजर आ रहे हैं. क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिनको हमें पैसे देने, मतलब हमने उनसे गुड्स परचेस किए होंगे, मतलब कैश में परचेस किया होगा या क्रेडिट में? कैश में परचेस किया तो क्रेडिटर का नाम ही नहीं आता. क्रेडिटर दिया मतलब डेफिनेटली क्रेडिट में परचेस किया होगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ कैश परचेस दिया है, क्रेडिट परचेस तो किया ही नहीं है. या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है. इतना तो क्लियर है कि हमें परचेस भी नहीं दिया है, सेल भी नहीं दिया है, जो क्रेडिट वाला है. कैश परचेस तो दिख रहा है, कैश सेल भी दिख रहा है, लेकिन क्रेडिट वाला नहीं दिया है. ये बात तो समझ गए आप? नहीं समझे अभी भी? ओके, हाँ देखो, हम गुड्स को सेल करते हैं, साल भर में हमने जो भी सेल किया, कुछ कैश होता है कुछ क्रेडिट होता है. पूरा का पूरा अगर कैश सेल होता तो यहाँ पे डेटर्स का नाम और निशान ही नहीं आता. अगर डेटर्स का नाम दिया है मतलब कुछ तो क्रेडिट सेल किया होगा.
क्वेश्चन में देख लो ना, कहीं पे क्रेडिट सेल दिया ही नहीं ना, चप्पा चप्पा छान मार लिया, कहीं पे भी नहीं है, क्रेडिट सेल दिया ही नहीं है। एग्जैक्टली अपोजिट अगर बात करें तो हम साल भर में जो गुड्स परचेस करते हैं, परचेस कैश में होता है तो क्रेडिट पे होता है। चप्पा चप्पा छान मार लिया तो चप्पे में ये हमें मिल गया, क्रेडिटर्स मिला। क्रेडिटर्स मिला तो देख के पता चला कि क्रेडिटर्स है, मतलब क्रेडिट में कुछ तो परचेस किया है, क्रेडिट परचेस है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में देख लो कहीं पे क्रेडिट परचेस यही नहीं है, बराबर ना, क्रेडिट परचेस दिया ही नहीं है जो हमें ढूंढना। दोस्तों याद रखिए, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स डिफाइन करने के लिए हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट ड्रॉ करना है। जब डेटर्स अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट ड्रॉ करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा क्रेडिट परचेस है। नेक्स्ट दोस्तों, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम क्या होता है, वेरी नाइस, कैपिटल लिखते हैं। देख लो बच्चों, कहीं पे कैपिटल दिख रहा है आपको पूरे क्वेश्चन में? सर इन्होंने दिए तो है 31 मार्च का, 2020 का दिया, 2021 का दिया, ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे चली नहीं। तब कैपिटल हमें फाइंड करना पड़ेगा, और कैपिटल फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स काय असते तर आम्ही कधीच केलेलं नाही। सो दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब सीधी बात बैलेंस शीट। सर फिर बैलेंस शीट ही बोल दो उसको सीधा सीधा, वो ऐसा नाम घुमा रहे, इसलिए बच्चों बैलेंस शीट वो होता है जो ऑटोमेटिक टैली होता है, ये टैली नहीं होने वाला। हम इसमें ऐसे डालेंगे, लायबिलिटी डालेंगे, और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हम फाइंड करेंगे एज अ कैपिटल। हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग डेट का। सर क्लोजिंग डेट का भी कर लो फिर, अरे क्लोजिंग डेट का तो पूरा बैलेंस शीट ही बना रहे ना हम, तो पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, 2021 की डेट जो है 31 मार्च 2021, तो उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब आने वाला है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट 3 चीजें बनानी है फाइनल। इसके अलावा मैंने क्या बोला, डेटर्स अकाउंट, क्यों डेटर्स अकाउंट क्यों बनाना है, क्रेडिट सेल फाइंड करने के, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाना है, क्रेडिट परचेस फाइंड करने के, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों ड्रॉ करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। दोस्तों आप बुक देखोगे, बुक में क्वेश्चन आंसर सब कुछ होता है, आपको भी पता है, ये भी गूगल पे डाल दो तो आंसर मिल जाएगा, बट द थिंग इज आया कैसे, आंसर आ गया सर कैसे है, ओके उधर दिए उन्होंने आधा डजन अकाउंट दे दिए, आधा डजन क्यों ड्रॉ किए, उसका लॉजिक नहीं समझता, ये लॉजिक कोई बताता भी नहीं आपको। आप कहीं पे जब आपकी कॉलेज के लेक्चर अटेंड कर लो, डायरेक्ट कॉलेज के लेक्चर में बताया जाएगा डेटर्स अकाउंट ड्रॉ करो, क्रेडिटर्स अकाउंट ड्रॉ करो, व्हाई, क्यों, ये समझ लो। ये समझने के लिए मैं इसमें इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ बच्चों, मतलब लेक्चर स्टार्ट होके नियर अबाउट 18 मिनट हो चुके हैं, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखा जाए तो ये क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होने वाला, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसके बावजूद मैं इतना समझाने का फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। क्वेश्चन कैसा भी आए, हमारी सोच प्रॉपर डेवलप होनी चाहिए, ये ड्रॉ किया तो क्यों ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करके क्या नतीजा मिला, समझ रहे हो, एटलीस्ट बेसिक बेसिक मैंने पॉलिश पॉलिश कर दी है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही पूरी चीजें। तो अब मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्लस डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कितने कितने लाइन लगेंगी, तो एक मोटा मोटी एक अंदाजा बताता हूँ। ऑफकोर्स ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक पेज पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाइन का पकड़ लो, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लग जाएंगे बचा हुआ पेज, के बाद बैलेंस शीट राइट साइड के पूरे पेज पे, और हाँ लेफ्ट साइड लेफ्ट लेफ्ट और राइट ऐसे ही पेज लो आमने सामने वाले, पेज पलटने की जरूरत ना पड़े तो आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। और पेज पलटने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में डेटर्स अकाउंट एक 7-8 लाइन का डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट अगेन वो भी 7-8 लाइन के आसपास, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वो 10 1 लाइन के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ड्रॉ कर रहे हो, जस्ट एंजॉय द म्यूजिक एंड ड्रॉ द फॉर्मेट एज फास्ट एज पॉसिबल।
के दो कलम।
ओके, ये आधा घंटा भी पूरा हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करते करते। ओके, ये फॉर्मेट, मेरा तो हर क्वेश्चन का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब आपका देख लो। सबसे पहले तो अपन कॉपी पेस्ट कर लेते, बाकी सब बाद में देखेंगे भाई, वो टैली नहीं हुआ तो भी चलेगा। ओके, अच्छा बच्चों, सुडोकू से याद आया मुझे, चलो पहले नाम लिख लेते हैं। बुक्स ऑफ, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है अमित बजाज चोपड़ा। यस, लोग मेरे साथ ही सॉल्व करने वाले आज। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1, ट्रेडिंग अकाउंट वहाँ पे मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1 मार्च 2021, बैलेंस शीट एज ऑन। बस यहाँ पे बाकी डेट वगैरह नहीं लिखते, हाँ ये लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल लिखो या फिर 31 मार्च 2020, वो लिखा तो भी चलेगा जैसे उन्होंने दिया है, सेम डेट लिखा 31 मार्च 2020 भी चलेगा, और 31 मार्च की रात 1 अप्रैल का दिन, तो आप 1 अप्रैल 2020 भी लिख सकते हो। इस साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है। ठीक? दोस्तों, नाम लचक फॉर्मेट संपला। अब हाँ, मैं आपको पूछ रहा था, सुडोकू से याद आया, सुडोकू का जब गेम जब हम सॉल्व करते हैं, पहले कैसे सॉल्व करते हैं, पहले पूरा ये लाइन सॉल्व कर लेंगे, फिर ये लाइन सॉल्व करेंगे, कैसा होता है वो, क्या हुआ, नहीं पता? फिर क्या सिर्फ लूडो खेले हो? मैं तो लूडो खेलूंगी। हाँ, क्या कर हमारी का लागू लगा तो कुछ तो बेसिकली बच्चों, अगर यहाँ पे हम गेम ये सॉल्व कर रहे हैं, होता ऐसा था, अगर हम एक सॉल्व करते जा रहे लाइन, तो पता चलता था अरे दूसरी लाइन में तो दूसरा भी कुछ है, मतलब वो चेंज हो जाता था। कहने का मतलब ऐसा कि पूरा गेम एट ए टाइम सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ ये सॉल्व कर लिया फिर ये सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं, पूरा गेम एट ए टाइम खेलना है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी पूरा गेम एट ए टाइम खेलना है। इतने सारे आधा डजन अकाउंट बना लिए हमने, बराबर ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, डेटर्स क्रेडिटर्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो आधा डजन कर लिए, तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर करें, कुछ नहीं, पहले बाद में सब साथ में करेंगे, सब एट ए टाइम करेंगे, और सब एट ए टाइम करोगे तो लॉजिकली सब चीजें आपके भेजे में घुस जाएंगी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज के लिस्ट के साथ, पहले उन्होंने लिस्ट दी है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड। दोस्तों, स्टॉक इन ट्रेड, ये जो लिस्ट दी है, हेडिंग ही क्या दिया है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब इसमें दिए हुए आइटम एक तो एसेट है, एक तो लायबिलिटी है। चलो स्टॉक इन ट्रेड क्या है, एसेट है। लूज टूल्स, लूज जरी असतील तर आपले एसेटच आहे, लूज टूल्स मतलब मशीनरी का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, प्लांट एसेट, डेटर्स, फिक्सचर्स, बस अभी एसेट और लायबिलिटी में लिखना है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ठीक है, चलो फटाफट से लिखते हैं, स्टॉक इन ट्रेड 12,500, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखते हैं। नेक्स्ट, दूसरा एसेट दिया है, ओके स्टूडेंट्स, क्लोजिंग भी साथ में लिख लें, क्या पहले ओपनिंग का निपटा लेने का, चलो ओपनिंग का निपटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लूज टूल्स 1000, लिखो लिखो फटाफट, लूज टूल्स एसेट में 3000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिए है ना, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में लिखेंगे, अमाउंट है
15,000। आपको क्या चाहिए वो नहीं बताना, वहां पे जो लिखा है वही अमाउंट बताना। 15,000 कहाँ से लेके आए? हाँ, ओके नेक्स्ट। प्लान डेटर्स फिक्सर तीनों एसेट में आएगा। प्लान प्लान 15,000 है, बस 13,500 है सर। चलो अब क्या करेंगे? अरे टोटला फटाफट से, एसेट का लायबिलिटी का टोटला लेना है। सर तो मैच ही नहीं होगा, अरे मैच होगा ही नहीं, रख लो टोटल लो। यस ओके ओके, वेट वेट वेट, अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने क्या, अरे फिर याद आया, इन्होंने तो कैश बुक दिया है, और कैश बुक में दोस्तों देखो ये देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन भी दिया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश बैलेंस 3,000। ऐसा करो, लिख दिया ना, क्लोज मत करो, रहने देते, चलो जब आएगा तब देखेंगे आप। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स आंसर राइट भी आ सकता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में कुछ पता चलता है कि ओपनिंग में था, तो फिलहाल रहने दो ना पेंडिंग। नेक्स्ट, अरे हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट ड्रॉ किए, तो ऐसा करते हैं ना, डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस तो है अपने पास, तो लिख देते हैं। अब ये डेटर्स का बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग का 13.5 और क्लोजिंग का 16, राइट। तो डेटर्स अकाउंट में आ गए। स्टूडेंट्स डेटर्स अपनी एसेट होती है, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, याद रखना। और सिंपल याद रखने के लिए और एक ट्रिक, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा, ओके। तो डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,500। ऑफकोर्स ओपनिंग अगर डेबिट में है तो क्लोजिंग वाला अपोजिट साइड में आएगा, थोड़ा नीचे लिखते भाई, इनमें आता है ना क्लोजिंग बैलेंस। हमें नहीं पता कितने आइटम्स हैं, पता लाइन छोड़ देंगे, बैलेंस कैरिड आउट। अमाउंट कितना है क्लोजिंग का? नेक्स्ट, अरे क्रेडिटर्स का भी कुछ है ना, क्रेडिटर्स का भी बैलेंस दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग 6,500 और 7,000। क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स, ई फॉर क्रेडिट, याद रखना। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, और अपनी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, बाय बैलेंस प्रोडक्ट। थाउजेंड क्लोजिंग का 7,000 ना, अपोजिट साइड में बैलेंस कैरी। नंबर ऑफ लाइंस का ज्यादा टेंशन मत लो बच्चों, सर कम ज्यादा रहेगी, ब्लैंक रहेगी, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। ये सीखो आप, और ये लर्निंग फेज है अपने लिए, सॉल्व करके तो आपको समझेगा कितनी जगह लगती है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। उसके बाद अब ये जो एसेट्स दिए, एसेट के बैलेंसेस, एक बार कैश बुक में देख लेते हैं एसेट से रिलेटेड क्या क्या दिया है। चलो कैश बुक स्टार्ट करते हैं, कैश बुक का एक एक आइटम हमें पोस्ट करना है। दोस्तों ये टॉपिक जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब इन्होंने एक इफेक्ट दे दिया है, दूसरा हमें देना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं कैश बुक के डेबिट साइड से। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट, कमीशन। अभी रिसीट साइड पे कमीशन दिया है, मतलब कमीशन मिला है, बराबर ना, ये रिसीट साइड का मतलब क्या है? पैसा आ रहा है, डन।
तो कमीशन मिला है तो मतलब ये अपना एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम है, इनकम दो टाइप के होते हैं बच्चों, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम एक ही होता है जिसका नाम है सेल्स, और सिर्फ सेल्स नाम का इनकम ट्रेडिंग में लिखा जाता है। बाकी कोई भी इनकम हो तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कमीशन 1000, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अरे रुको जरा, एक लाइन छोड़ दो यार, वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना ऊपर से, यस, बाय डेबिट में टू क्रेडिट में बाय बाय। याद रखना, कोई भी अकाउंट हो, लेकिन हाँ वो बैलेंस शीट में नहीं अप्लाई करना टू और बाय वाला। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स अपना इनकम कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लेकिन ये सिर्फ कैश सेल है। क्रेडिट का अब तक पता नहीं, हम ढूंढने वाले ना, इसलिए तो डेटर्स अकाउंट हमने ड्रॉ किया, याद आ रहा है। तो ये इनर में लिखेंगे, अंदर वाले कॉलम में, अंदर की बात है। सेल्स 16,000, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं बाय सेल्स। कैसे लिखना है देख लो, लगे तो बाय सेल्स, अंडरलाइन किया मैंने, तो फर्स्ट में लिखा कैश, नेक्स्ट लाइन में लिखा क्रेडिट। कैश के सामने कितना था, 16। इनर वाले कॉलम में आउटर वाला अमाउंट अब तक नहीं पता भाई, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल सब आधा अधूरा है, जब सॉल्व होगा ना तो सब फटाफट सॉल्व होगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, डेटर्स। देखो दोस्तों, कैश के डेबिट साइड में डेटर्स का नाम है, तो डेटर्स अकाउंट हमने ड्रॉ किया है, तो डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट में लिखा है ना, अभी हम क्रेडिट में लिखेंगे। और नाम किसका लिखे, कैश वाले ने किसका नाम लिखा, डेटर्स का, तो डेटर्स किसका नाम लिखेगा, कैश का। नवरदेवचं नवरीचं नाव घेईल, नवरी कोणाचं नाव घेईल, नवऱ्याचं, एक्सचं थोडी घेणार आहे चला। सो कैश के क्रेडिट में बाय डेटर्स 62,500, बाय कैश 62,500। में लड्डू फूटा, क्या पता, यार क्वेश्चन का लड्डू फूटना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। यस स्टूडेंट्स, सिंपल लॉजिक होता है लेजर का, डेबिट वाला क्रेडिट वाले का नाम लेता है, क्रेडिट वाला डेबिट का। ये मराठी शादियों में पहले से चलते आ रहा है, अकाउंट वालों को अभी पता चला। राइट, लेकिन यहाँ पे पर्पस ये नहीं है, हम ये नहीं ढूंढना चाहते कि कितना लेना है कितना देना है। हाँ, पर्पस वही होता है, डेटर्स अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि हमें कस्टमर से कितना लेना है, क्रेडिटर्स अकाउंट इसीलिए होता है कि सप्लायर को कितना, सही बात। लेकिन क्योंकि ये सुडोकू है, यहाँ पे कुछ भी पर्पस हो सकता है, कुछ तो कुछ मिसिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स का नाम दिया है, अभी कैश के क्रेडिट में, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में जाएगा और नाम लेंगे कैश का, तो कैश अकाउंट 40,500, क्रेडिटर्स के डेबिट में। और डेबिट में लिखने का एक लॉजिक भी है बच्चों, क्योंकि हमने कैश पेड किया, तो मतलब अपने क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे ना। याद रखना, अगर लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट में लिखा जाता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में लिखा, और एसेट का उल्टा, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट में लिखेंगे, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट में। फिर ये कैश क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि कस्टमर से कैश मिला ना, एग्जाम्पल मुझे आपसे 5,000 लेना था, 3,000 आ गए, अब कितना लेना है 2,000, मतलब 3,000 से लेना कम हुआ ना, तो हम क्रेडिट में लिखते हैं ना। यहाँ पे कैश आया तो डेटर से लेना कम। मैंने आपको याद रखने के लिए डेबिट क्रेडिट भी बता दिया और लॉजिक भी बता दिया। नेक्स्ट, और बच्चों हर चीज का लॉजिक मैं बताऊंगा, अगर आपको फिट बैठा तो ठीक, नहीं बैठा तो टेंशन नहीं लेने का। आपको एटलीस्ट जुगाड़ भी समझ रहा है, डेबिट से क्रेडिट ला जाता है, क्रेडिट से डेबिट ला, इट्स ऑल्सो ओके। अपने को सॉल्व करने से मतलब है, पेपर चेक करने वाले को ये नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, तो सिर्फ आंसर पता है, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी पेमेंट किया है ना, जब सैलरी अपना एक्सपेंस है, कहाँ पे आता है सैलरी, वेरी नाइस। डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर आते हैं ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो सैलरी लिखी उस पर टिक है बच्चों, फ्रंट का टिक है, तो इसको कॉपचे में मतलब अंदर के कॉलम, इनर कॉलम में लिखेंगे 2250।
सैलरी 2 to 5 अंदर की बात है। टू सैलरी। नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। टावर समझिए तो फायर निकला। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, अपना एक्सपेंस है, इसका भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1000। और देख लो बच्चों, क्रेडिट का हर आइटम डेबिट में जा रहा है बराबर, तो याद रखना। फिर कैसे टैली नहीं होता अपन देखते ना, लेकिन आप इतना याद रख लो यार बस, हर क्रेडिट का आइटम डेबिट में ही जा रहा है और डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में ही जा रहा है, बस इतना आपको प्रिकॉशन लेना है। नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस पेड की हमने, एक्सपेंस है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेजेस मुझे हम लीजिए लेबर ला पेड के लिए जाता है, इट इज रिलेटेड टू परचेस, तो ये एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं हम, ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस 7500। सर यहाँ पे तो अब तक कुछ भी नहीं लिखा, तो दोस्तों 4-5 लाइन छोड़ देते। 4 लाइन किस लिए सर? अरे देखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेस आएगा, उसमें कैश और क्रेडिट भी आएगा, तो 4-5 लाइन छोड़ देते। सर अगर छोड़ा ही नहीं हमने तो कोई ऐसी बात नहीं मुश्किल वाली, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, टैक्सेस। टैक्सेस पेड किए, ऊपर से अपना एक्सपेंस है, कहाँ पे आएगा? वेरी नाइस बच्चों। देखो सिंपल बात है, अगर परचेस, कैरेज, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, कुछ गिन चुन के 5-7-10 नाम है, उतने ट्रेडिंग में आते हैं, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे क्रेडिट में तो वो डेबिट में ही जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टैक्सेस 3500। नेक्स्ट, परचेसेस। परचेस पर सब अपना एक्सपेंस और कहाँ पे लिखते हैं? क्या पूछने की बात है क्या सर, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं परचेसेस 3000, तो ट्रेडिंग के डेबिट में एक लाइन छोड़ दी ओपनिंग स्टॉक में, बट टू परचेसेस लाइन किया, कैश वाला और क्रेडिट वाला है। ये जो दिया है ये कैश वाला है 3। यस। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के, कोई फर्क नहीं फायर इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, दोनों में उधर ही आएंगे। हुआ, इधर भी चिपकाओ, लेकिन चिपकाओ नहीं एसेट तो लायबिलिटी, नाही लायबिलिटी तर डेबिट का, नाही डेबिट तर क्रेडिट का, संपला एकदाचा मॅटर, फक्त काहीतरी बळजबरी सांगायचं म्हणून सांगायचं। सोच के जवाब दो, लाइफ और वाइफ ये दोनों पर्सनल होता है भाई, एसेट नहीं रे, किधर एसेट में आ गया? अब तक तेरी शादी हुई नहीं इसलिए तू एसेट बोल रहा है, होने के बाद समझेगा लायबिलिटी होती है। चलो, पॉइंट से हटने का नहीं, अपना पॉइंट ये था लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? तो लाइफ और वाइफ ये दोनों पर्सनल लाइफ का पार्ट है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसका और बिजनेस का कोई संबंध नहीं। अगर ये बिजनेस में आया तो डांडा हो जाएगा। तो दोस्तों बात ये है, ये क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स हम कैपिटल में से लेस करते हैं, याद रखिएगा। ड्राइंग से 7500, सर वो कहां से लेस करते हैं, याद आया कुछ? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल में से लेस करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो कैपिटल ही नहीं आया। ठीक है ना, नाम लिख के रख दो, तो जगह रिजर्व कर दी हमने, कैपिटल की जब आएगा तो अमाउंट भी लिख देंगे, वैसे लेस करेंगे ड्राइंग्स। और ब्रैकेट में लिख के रखते हैं कि ड्राइंग्स क्या है भाई, लाइफ जिंदगी के साथ भी
और याद रखना, हर बार आपको बच्चों नाम नहीं देते ड्राइंग से या फिर पर्सनल एक्सपेंस, क्लिक होना चाहिए। कभी कभी वो नाम दे देंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड समझ जाओ, घर की बात चल रही है। ट्यूशन फीस पेड फॉर चिल्ड्रन, डॉटर की ट्यूशन फीस दे दी, बच्चे का कुछ खर्चा दे दिया, ये अलग अलग नाम आएंगे। कि कभी दे देंगे कि ओनर ने उसके मम्मी का ट्रीटमेंट का खर्चा कर दिया, पेरेंट्स का वगैरह। नाम कोई कुछ भी दो, तो आपको अलर्ट रहना है। अगर वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंस है, वो क्लियरली ड्राइंग्स रहेगा, वो बिजनेस के एक्सपेंस का पार्ट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो अमाउंट कितना है? 7,000। देखो बच्चों, कितना फर्क होता है। फायर इंश्योरेंस कितने का था? लाइफ का निकाला तो प्रीशियस है अपने लाइफ। आगे बढ़ते, क्या है सेकेंडरी पैकिंग, पैकिंग का खर्चा कहाँ पे लिखे? वेरी नाइस, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 1250। दोस्तों याद रखना, अगर प्राइमरी पैकिंग होता तो ट्रेडिंग में आता। सेकंड मिला दिया है, ये कैसे समझ जाते रहे मेरे मन की भावना। प्राइमरी पैकिंग कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। यस, है ना, है ना, ट्रेडिंग के डेबिट में। दोस्तों याद रखना, इसका फर्क क्या है? प्राइमरी पैकिंग मतलब पैकिंग होता है जो परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। एग्जांपल अगर आपको दूं, बिस्लरी की बॉटल, बॉटल को जो ढक्कन लगा होता है, वो जो सील पैक होता है, देखो ऐसे कट कट आवाज आता है फोड़ते टाइम, वो जो प्राइमरी वो पैकिंग होता है, वो प्राइमरी पैकिंग होता है। और जब तक वो पैकिंग नहीं करते तो ट्रेडिंग। और वो जो बॉटल रखने के लिए बॉक्स होता है, बॉक्स 24 बॉटल का बॉक्स फॉर एग्जाम्पल, वो जो बॉक्स है वो सेकेंडरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब वो सिर्फ ट्रैवलिंग के कन्वीनियंस के लिए पैक किया जाता है। आप बॉक्स देखकर बॉटल लेने वाले हो क्या? नहीं, लेकिन वो सील पैक देख के लेने वाले हो, वो प्राइमरी पैकिंग, वो मैटर करता है, इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, आ जाएगा प्राइमरी पैकिंग। अमाउंट इज नेक्स्ट, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने बनाया हुआ है, वहां पे हम ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कैश का 15। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश अकाउंट है ना। कैश में स्टॉक कैसे आएगा? एक क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 15,000, तो एसेट में लिख देंगे कैश वाले बैलेंस शीट। देख लो बच्चों, हमने क्या किया, सिंपल जितने भी आइटम डेबिट में थे उसका क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट वालों का डेबिट कर दिया, करते करते सर लेकिन आपने तो वो लाइफ इंश्योरेंस तो लाइबिलिटी में लिख दिया, और लाइबिलिटी तो क्रेडिट होता है। फिर मैंने लाइबिलिटी में से माइनस, क्रेडिट में से माइनस करना मतलब ही डेबिट, याद रखना। ठीक है? चलो तो दोस्तों, अभी एसेट लाइबिलिटीज ना, अब ये जो एसेट्स है ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं, बराबर। अब ये स्टॉक, स्टॉक से याद आया, स्टॉक तो ट्रेडिंग में भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों आएगा ना, 12,500 और 18,000। सो ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, टू स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रहा क्रेडिट में। नेक्स्ट, हम्म, अरे हम तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे थे ना, उसमें तो लिखना भूल ही गए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट आएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। और हाँ, ये और एक जगह पे दिखाओ कहाँ पे, ये रहा एडजस्टमेंट, देखो पहला एडजस्टमेंट वही है,
स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक का 18,000 वाला, और वही बैलेंस यहाँ पे भी दिया हो। तो सर इसका और भी इफेक्ट देंगे? कुछ नहीं बच्चों, यही दो इफेक्ट है। ट्रायल बैलेंस में अगर हमें देते हैं तो ओपनिंग स्टॉक देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही आता है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 18,000। नेक्स्ट, अरे लूज टूल्स ना, हाँ वो सैलरी वाला बाद में रखेंगे, बाकी एडजस्टमेंट अभी सीक्वेंस से जाते हैं। डिप्रिसिएशन किससे याद रखना? डिप्रिसिएशन फर्नीचर, फिक्सचर और प्लांट में, डेटर्स, ये तीनों पे एडजस्टमेंट होता है, याद रखना है। लूज टूल्स पे कोई नहीं है, लूज टूल्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे 3,000, 3,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 7,000 है क्लोजिंग बैलेंस, लायबिलिटी में लिखेंगे ऑफकोर्स, अभी थोड़ा नीचे लिखेंगे। क्रेडिटर्स के बाद प्लांट, ये इनर कॉलम में, प्लांट, डेटर्स, फिक्सचर, तीनों एसेट है, तीनों की तीनों लिख लेंगे इनर कॉलम में, 15, 16, 8, प्लांट, डेटर्स, फिक्सचर। 10,000, इस पे एडजस्टमेंट है, ये हमने टिक किया है, और है इसलिए इनर कॉलम में लिखे, एक लाइन छोड़ दी। क्लियर? स्टूडेंट्स, अब तक किसी को कुछ डाउट है? पक्का समझ रहा है? हंसते खेलते मस्त चल रहा है, टॉपिक सीरियस भी है, और देखो तो कंसेप्चुअल भी है, मतलब ऐसा बहुत टेंस होने की जरूरत नहीं है, बस समझ लिया करो। चलो तो अब एडजस्टमेंट की इफेक्ट देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हम दे चुके हैं। नाउ मंथली सैलरी टू बी पेड फॉर द ईयर 2021 अमाउंटेड टू 250, 250 रुपए महीने की सैलरी, साल की कितनी हो गई? 3,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सैलरी 3,000 चाहिए था, यहाँ पे तो कम है, का तो कम है, यहाँ पे कम है, मतलब बाकी पे करना बाकी है ना। लाइबिलिटी 3,000 पे करना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ पे करना बाकी है, और जो पे करना बाकी है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग आंसर। तो देखो, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 7, क्योंकि हमें ये पता है 250 रुपये पर मंथ, तब पूरे साल का होता है 3,000, इतना आना चाहिए था, लेकिन पे किया 2250, मतलब 750 पे करना बाकी है। अकाउंट्स क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग है तो क्या हुआ, एक्सपेंस तो इसी साल का है, एक्सपेंस में ऐड करो, लेकिन पेमेंट किया है क्या? ये 750 पेड किया है क्या? नहीं, पे करना बाकी है, मतलब अपना एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, पे करना बाकी है, लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी से। दोस्तों हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट दे रहे हैं हम, के पहले दो इफेक्ट नहीं दिए, एक एक ही दिया, क्योंकि एक इफेक्ट उन्होंने कैश बुक में दिया था। अब हम एडजस्टमेंट देते हैं, इसके दो इफेक्ट देंगे। तो क्रेडिटर्स के नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी, नेक्स्ट, दो इफेक्ट देते जा रहे हैं, और याद रखना एक इफेक्ट डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है, लाइबिलिटी में लिखा मतलब क्रेडिट हुआ, और ये डेबिट में ऐड किया मतलब डेबिट हुआ, ऑफकोर्स उसके डेबिट में। चलो ये डन, ये डन। नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एट 5% पर एनम। दोस्तों फिक्सचर्स पे 5% और प्लांट पे 6% डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होता है। चलो फिक्सचर्स बैलेंस शीट के एसेट में है,
तो फिक्चर्स में ऐड करें या लेस करें? लेस करेंगे क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। आ रहा है 5%। अगर इस टॉपिक के लिए भी आपके पास कैलसी नहीं तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी बड़ा है, सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कैलकुलेशन में मैन्युअली में टाइम नहीं गवा सकते हम, ठीक है। और दूसरा प्लांट है, भी डिप्रिसिएशन लेना है, प्लेस डेप्री एट 6%। गरीबों आंसर सुन लो, जिनके पास कैलसी नहीं आंसर आया, अमीर है जिनके पास कैलसी है उन्होंने बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ। यस, तो डिप्रिसिएशन जब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, गम, कोई भी हो गम, जब लॉस कहाँ पे लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, वैल्यू कम होना नुकसान की बात, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिप्रिसिएट लाइन प्लान, तो इस पे 400 था ना लैंड पे, हर एडजस्टमेंट पे 2 रुपये देते चल रहे। यस स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर अलाउड है बाई यूनिवर्सिटी, नहीं होगा तो कैलसी बाय कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेटर लेना, साइंटिफिक वाला मत लेना, सिंपल एकदम सादा सोपा, 100 रुपीज वाला लो, 200, 400, 500 वाला लो, प्राइस डजंट मैटर, सिंपल वाला ले। नेक्स्ट आगे देखो, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया, लास्ट वाला एडजस्टमेंट, प्रोवाइड अ रिजर्व 1950 ऑन बुक डेप्ट फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। दोस्तों हमें आरडीडी दिया है 1950, आरडीडी मतलब पैसे डूबने के चांसेस, अगर पैसे डूब रहे हैं मतलब डेटर्स से जो पैसा लेना था वो हो रहा है कम, ऑफकोर्स वो कम हो रहा है, इसमें से लेस करेंगे, लेस आरडीडी है दीदी। yes. क्या अमाउंट आ गया? 14,050 इंग्लिश, 14,050, 14,050 क्या अमाउंट आया डेटर्स का? दोस्तों पैसे डूब रहे, तब ये भी अपना लॉस है, नुकसान या मुस्कान? नुकसान, यस नुकसान आहे, आपला लॉस आहे, आणि प्रत्येक लॉस साठी एकच जागा आहे, प्रॉफिट अँड डेबिट साइड। कोणता पण लॉस असो स्टूडेंट, एकदम माइंड में सेट कर लो, कोई भी लॉस हो, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है ये भी लॉस है, पैसा डूब रहा है ये भी लॉस है, कुछ चोरी हो गया वो भी लॉस है, कोई भी हो लॉस, लॉस बाय फायर, आग लग गई नुकसान हो गया, फायर लॉस अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड एक ही जगह है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आरडीडी 1950, अगर बैड डेट्स वगैरह कुछ होता तो उसमें ऐड करते हैं, अभी बैड डेट्स नहीं है तो सेपरेटली लिख देंगे 50। तर आता तर संपलं का नहीं? अरे अभी तो शुरू हुआ के, तो देखा दृश्य वगैरह देखा होगा, अरे अभी तो शुरू हुआ, फिर लगा अभी खत्म हो गया, अरे नहीं नहीं अभी शुरू हुआ। चलो दोस्तों अब हमें क्या करना है, चुन चुन के एक एक अकाउंट क्लोज करने हैं, पहले ये वर्किंग नोट वाले क्लोज करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जल्दी 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 अफेयर क्लोज करा फटाफट। एसेट का टोटल 55,000, 55,500 गया, 8,500, और से यहाँ पे नाम कैपिटल, ब्रैकेट में याद से लिखना बैलेंसिंग, ये पता होना चाहिए पूरी दुनिया को कि हमने इसको बैलेंस शीट नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि कैपिटल हमने फाइंड किया एज अ बैलेंसिंग फिगर 48,500, ये दोस्तों ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो ऑफकोर्स इस साल का क्लोजिंग इस साल के लिए ओपनिंग रहेगा, तो अपने बैलेंस शीट में जहां पे हमने कैपिटल नाम लिख के रखा है लायबिलिटी साइड में,
याद आया? ये देखो जगह रिजर्व करके रखिए, अमाउंट लिख दो वहां पे। नेक्स्ट, चलो डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं। डेटर्स में तो कुछ भी नहीं आया ज्यादा, अंदाजे से मैंने बोला था लाइन छोड़ने को। 78,500 आ रहा है शायद से, 3,500 5,000 डेबिट में आ रहा है। दोस्तों डेबिट में आ रहा है मतलब डेटर्स बढ़ रहे हैं। डेटर्स एसेट है ना, एसेट की अगर डेबिट में लिखा मतलब एसेट बढ़ रहा है। तो डेटर्स कब बढ़ते हैं? डेटर्स कब बढ़ते हैं? एग्जैक्टली जब हम उनको क्रेडिट सेल्स करते हैं। सीधी बात है ना बच्चों, जितना मैं आपको क्रेडिट पे सेल करूंगा उतना आपसे लेना बढ़ जाएगा ना। तो डेटर्स बढ़ रहे हैं मतलब ये क्रेडिट सेल टू। ब्रैकेट में लिखना ना भूले कि ये बैलेंस है। और क्रेडिट सेल्स, कैश हो या क्रेडिट सेल्स कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। वहां पे हमने नाम भी लिख के रखा है, सब कुछ एकदम डेकोरेशन सेट है। बस अमाउंट लिखना है 65,000। डन। यस। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर दे। डेबिट का टोटल 47,500 आ रहा है। नहीं नहीं, 41,000 आएगा ना शायद। 41,000 आ रहा है बाय। दोस्तों यस, क्रेडिट परचेस। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं ना। क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? जब हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं, बैलेंसिंग कर। और वो दोस्तों परचेस हम लिखते हैं ट्रेडिंग डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में ऑलरेडी हमने कैश परचेस किया है, अभी क्रेडिट वाले रख देंगे। टोटल इसको क्वेश्चन में ले लेंगे बाहर। क्या नहीं समझा भाई किसी को? सारा पार्ट कुछ फास्ट हो गया क्या? चलो फिर अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज। अरे रुको जरा, सब्र करो, बाकी लोगों को थोड़ा सा। आओ अपना हथियार, मतलब ही कैलकुलेटर। यस, क्रेडिट साइड का टोटल आपने जैसे बताया, लार्जर टोटल है। यस, 54 के साइड का टोटल क्या? 55 माइनस करके डिफरेंस बताओ डायरेक्ट। 4। तो ट्रेडिंग का जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। 4,000, हाँ 35। ट्रेडिंग के डेबिट से निकला, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, फिलहाल डेबिट से गिरा क्रेडिट में अटका। क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। थर्टी फोर में 1,000 मिला दिया। क्रेडिट का टोटल तो मैंने ले लिया 35, अभी आप डेबिट का ले लो। तो निकाल लिया, ये टोटल क्रेडिट वाला लार्जर है दोनों। तो उसमें से लेस किया तो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना। नेट प्रॉफिट टीडी कैरिड डाउन आया 3। दोस्तों प्रॉफिट की वजह से बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाता है बैलेंस शीट के
लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करेंगे तो प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,000। सब कुछ बाहर निकालेंगे, पहले कैपिटल का बैलेंस 4,000। ये जो 4 बाहर आया है ऐड किया है 7,000 और 71,750 राइट। और एसेट साइड का टोटल What a coincidence man! What a coincidence! बैलेंस शीट का टोटल टैली झालं ना भाऊ। अगर टैली नहीं होता तो क्या होता? इतना करने के बाद अगर ये टैली ना होता तो किधर सर फोड़ना पड़ता फिर? बस हो गया ऐसा इसमें। और ये ऑफ कोर्स पहला क्वेश्चन तो इजी होता है टॉपिक का, क्या गया था दोस्तों। ये ट्रेडिंग अकाउंट सामने है, वापस मैं पूरा आंसर आपको शॉर्ट मतलब एकदम स्लोली स्लोली दिखा रहा हूँ। अगर आप रिकॉर्डिंग देखो, आपको डाउट हो तो आप पॉज भी करके देख सकते हो। तो डेटर्स अकाउंट दोस्तों ड्रॉ किया। डेटर्स अकाउंट में जो बैलेंसिंग था तो उससे हमें पता चला कि ये क्रेडिटर्स अकाउंट जब हमने ड्रॉ किया तो उसका बैलेंसिंग फिगर मिला, तो उससे ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने ड्रॉ किया ईयर के स्टार्टिंग का मतलब साल की क्लोज, हमें कैपिटल ये बैलेंसिंग फिगर मिला और ये कैपिटल मतलब अपने ओपनिंग। और ये जो बैलेंसिंग फिगर्स मिले ये सब हमने अप्लाई किए कहाँ पे? करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो हमने क्रेडिट, ये जो है क्रेडिट सेल्स वो डेटर से मिला, ये क्रेडिट परचेस क्रेडिटर से मिला, यहाँ पे डाल दिया तो हमें मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आता है ट्रेडिंग का वो ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की में। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज पर जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आता है वो कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट रहा तो कैपिटल में ऐड करते हैं और लॉस रहा तो कैपिटल से लेस करते हैं। अभी क्योंकि नेट प्रॉफिट था कैपिटल ऐड किया और जब बैलेंस शीट का टोटल लिया तो टोटल हो गया टैली। और ये टैली करने में मेहनत तो लगी सर, ये तो आप थे इसलिए टैली हो गया हमारा नहीं होगा ऐसा मत सोचो बच्चों, टैली डेफिनेटली होगा। बस टैली होने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सिंपल बात है, कैश बुक के आइटम डेबिट में थे वो क्रेडिट में ट्रांसफर करो, जो क्रेडिट में थे डेबिट में ही ट्रांसफर करो। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट ही देने हैं और 2 में से कंपलसरी याद रखना है कि एक इफेक्ट डेबिट ही दिया। अगर आप ऐसे छोटे छोटे प्रिकॉशन लो, क्वेश्चन बड़ा क्यों ना हो यार, टैली एकदम से थोड़ी ना होगा, छोटे छोटे स्टेप से ही तो टैली होगा। सर सबसे बड़ा सवाल, टॅली नाही हुआ तो क्या? आपल्याला इथंच काय वाटतं ना, टॅली तो होणार नाही सर, आणि तुम्ही किती भी सांगा होणार नहीं झालं तर काय? सो स्टूडेंट्स आपको बता दूं ऑफकोर्स ये कोई एमसीक्यू पेपर नहीं है, टैली नहीं हो तो पूरे मार्क्स जाएंगे। ऑफकोर्स आप जितना राइट करोगे प्रपोर्शनली आपको मार्क्स तो मिलेंगे। और अगर आपके 1-2 मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक, तो 2-3 मार्क्स से जाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर मिस्टेक। मैं डायरेक्ट ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टेटमेंट दे सकता 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, डिपेंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे डेटा से अकाउंट गलत बनाएंगे तो क्रेडिट जो सेल मिला वो गलत आएगा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल अगर गलत आया ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल गलत आएगा, लॉस प्रॉफिट भी रॉन्ग रहेगा, नेट प्रॉफिट वो भी रॉन्ग, तो कैपिटल का बैलेंस वो भी रॉन्ग, और बैलेंस शीट का टोटल। इतना सब कुछ कांड करके रखा, फिर बोल रहे 1 मार्क जाएंगे, कैसे 1 मार्क होलसेल में मार्क जाएंगे ना। तो दोस्तों ऐसे ही टॉपिक के लिए, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केसी, बाय बाय।